हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राजीव इन्फोटेक। आशा करता हूं कि आप लोग सब अच्छे होंगे और आप लोग का जेएसएससी सीजीएल 2023 का तैयारी बहुत ही जोर शोर से चल रहा होगा। तो उसी तैयारी का हेल्प के लिए मैं आप लोगों के सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो कि अलग अलग स्टेट्स के डिग्री लेवल यानी कि ग्रेजुएट लेवल में जो एग्जाम हुए हैं 2022 और 2023 के, उसके कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं। इन क्वेश्चंस को देखने के बाद मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को जरूर हेल्प मिलेगा अपना तैयारी और अच्छी तरीके से करने के लिए। तो इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है, Which of the following is India's first privately developed rocket launched by ISRO recently? हाल ही में इसरो द्वारा प्रमोचित किया गया भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए स्काईरूट, ऑप्शन बी प्रारंभ, ऑप्शन सी बजुंग, ऑप्शन डी विक्रम एस। तो अगर मैं ऑप्शन नंबर ए से स्टार्ट करूं, तो ऑप्शन नंबर ए है स्काईरूट। ये एक स्पेस एजेंसी का नाम है, इसी ने ही इस रॉकेट को बनाया था। और अगर मैं ऑप्शन सी का बात करूं तो वह है बजुंग। ये भी एक स्पेस एजेंसी का नाम है और ये स्पेस एजेंसी आर्मेनिया की है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो होगा नहीं। रहा ऑप्शन बी, ये है, इसका नाम है प्रारंभ। तो ये जिस मिशन के तहत इसको भेजा गया था उस मिशन का नाम ही प्रारंभ है, प्रारंभ था। तो ये ऑप्शन बी भी होगा नहीं, तो बच जाता ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है विक्रम एस। तो उस रॉकेट का नाम है विक्रम एस। इसको सबसे पहले 18 नवंबर 2022 को श्रीहरिकोटा से भेजा गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विक्रम एस। क्वेश्चन नंबर 2 है, जब ईस्ट कोशिकाएं ऑक्सीजन बुभुक्षित होती हैं, किण्वन ऊर्जा के स्रोत की तरह काम करता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या उत्पादित होता है? When yeast cells are oxygen starved, fermentation serves as the source of energy. This results in the production of option A ATP plus CO2 plus ethanol, option B ATP plus O2 plus pyruvate, option C ATP plus CO2 plus lactic acid, option D ATP plus O2 plus acetaldehyde। तो मैं आपको बता दूं कि इस जो है वो दो टाइप का रिएक्शन करता है। एक रिएक्शन ऑक्सीजन के बिना करता है और एक रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करता है। तो ईस्ट जो ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन करता है उसको हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। और जब ये रेस्पिरेशन करता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट टूटता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। और जब ईस्ट बिना ऑक्सीजन के रिएक्शन करता है तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल में टूट जाता है और साथ में कुछ एनर्जी निकलता है जिसको हम लोग एटीपी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एटीपी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इथेनॉल, यानी कि ऑप्शन ए। और मैं साथ ही साथ आपको ये भी बताता चलूं कि एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस राज्य की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड 2023 का सर्वोत्तम झांकी चुना गया? टेबुले ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स was adjudged the best in the Republic Day Parade 2023? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गुजरात या तो ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो याद रखिए 2023 में जो रिपब्लिक डे दिल्ली में जो परेड हुआ था उसमें रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने राष्ट्रीय रंगशाला कैंप दिल्ली कैंट में उत्तराखंड का जो झांकी था जिसका थीम था मनसखंड, उसको बेस्ट झांकी का अवार्ड दिया गया। और ये 31 जनवरी 2023 को ये अवार्ड दिया गया। और इस साल 2023 में इंडिया के 17 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी ने मिलकर इस परेड में अपना झांकी को प्रस्तुत किया था। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तराखंड।
क्वेश्चन नंबर 4 है, पूर्वी भारत के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 1947 में यह विनिश्चित करने के लिए जनमत संग्रह किया गया कि पाकिस्तान में शामिल हो या नहीं? Which one among the following districts of Eastern India held a referendum in 1947 to decide whether or not to join Pakistan? Option A Sylhet, ऑप्शन बी गोलपाड़ा, ऑप्शन सी कछार या ऑप्शन डी जलपाईगुड़ी। कि आजादी के पहले आसाम प्रोविंस के अंदर में एक डिस्ट्रिक्ट था जिसका नाम था सिलहेट, जो आज भी है। और इसी डिस्ट्रिक्ट ने 1947 में एक रेफरेंडम करवाया कि वो आजादी के बाद इंडिया में शामिल होगा या पाकिस्तान में शामिल होगा। तो अल्टीमेटली 1947 के बाद जो रेफरेंडम हुआ तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो लोग ईस्ट पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे 1947 यानी कि आज़ादी के बाद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिलहेट। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ मृच्छकटिक का रचनाकार था? Who among the following was the author of the famous Sanskrit work मृच्छकटिक? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी भाषा, ऑप्शन सी वाल्मीकि या ऑप्शन डी शूद्रक। तो इस क्वेश्चन के बारे में आपको बताता चलूं कि पहला बात, मृच्छकटिक जो है इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है द लिटिल क्ले कार्ट। इसको 5वीं शताब्दी में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था शूद्रक, जो कि एक क्षत्रिय राजा था। उसने इस संस्कृत ड्रामा को लिखा था, लेकिन ये भी माना जाता है कि इससे पहले और एक कवि थे जिनका नाम था भाषा, उसने इसको लिखा था, लेकिन वो उसने पूरा नहीं किया था और इसको पूरा करने का काम किया था शूद्रक ने। और एक बात मैं आपको बताता चलूं कि भाषा का और एक नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं दरिद्र चारुतक। तो भाषा को दरिद्र चारुतक भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। लेकिन इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शूद्रक। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित खगोलज्ञों में से किसने यह सिद्ध किया कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं? Which one of the following astronomers proved that the Earth and other planets revolve around the Sun? Option A Copernicus, Option B Kepler, Option C Galileo या Option D Newton। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है केपलर, जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट थे। इन्होंने ही ये प्रूफ किया कि जो धरती और अदर प्लैनेट्स हैं, अदर ग्रह हैं, वो लोग सूर्य के चारों ओर एलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर काट रहे हैं। तो केपलर का पूरा नाम था जोहानेस केपलर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केपलर। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतमाला परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी स्कीमें शामिल हैं? पहला, सीमा क्षेत्रों तक सड़क संपर्क विकसित करना। दूसरा, तटीय सड़कों का विकास। तीसरा, राष्ट्रीय कॉरिडोरों की दक्षता में सुधार। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। Which of the following schemes are included under भारतमाला परियोजना? Number 1, develop the road connectivity to border areas. Number 2, development of coastal routes. Number 3, improvement in the efficiency of national corridors. Select the correct answer using code given below. Option A 1 only, option B 3 only, option C 2 and 3 only, option D 1 2 and 3। तो देखिए, इस क्वेश्चन में जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं 1 2 और 3, ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इस परियोजना का उद्घाटन हमारे देश के बहुत ही
होनहार प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने इनको लॉन्च किया था 1998 में। इसके साथ ये जो परियोजना है ये भारत के 4 धाम में जो सड़कें हैं उनको भी कनेक्ट करेगी। जो 4 धाम है वह है केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। उनके बीच का जो सड़क है ये उसमें भी काम करेगी और उनमें भी कुछ सुधार लाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि नई दिल्ली में दोपहर को 12 बजे हैं तो लंदन में यानी कि यूके में क्या समय होगा? If it is 12 noon in New Delhi, what will be the time in London, UK? Option A 6:30 a.m. Option B 6:30 p.m. Option C 5:30 a.m. या ऑप्शन डी 5:30 p.m. तो देखिए यूके और इंडिया में 5.5 घंटे का अंतर होता है और इंडिया जो है वो यूके से 5.5 घंटे आगे है और यूके पीछे है। यानी कि तो देखिए अगर हम दोपहर का 12 बजे से पीछे 5.5 घंटा जाएंगे तो 6:30 बजे सुबह का होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 6:30 a.m. क्वेश्चन नंबर 9 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन एक्सप्लोरर कॉन्कर्ड मैक्सिको? निम्नलिखित में से किस यूरोपीय खोजकर्ता ने मैक्सिको पर विजय प्राप्त की? ऑप्शन ए वास्को ड गामा, ऑप्शन बी बार्थोलोम्यू डियाज, ऑप्शन सी मैगलन या ऑप्शन डी हर्नान कोर्ते। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी हर्नान कोर्ते। इनका जन्म 1485 को हुआ था और इनकी मृत्यु 1547 को हो गया था। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी हर्नान कोर्ते। क्वेश्चन नंबर 10 है, यान डाबू की संधि निम्नलिखित में से किस युद्ध के भाग के रूप में की गई? The Treaty of Yan Dabu was concluded as part of which one of the following wars? Option A, First Anglo-Burmese War. Option B, Second Anglo-Burmese War. Option C, Anglo-Kuki War. या ऑप्शन डी एंग्लो-मराठा वॉर। तो मैं आप लोगों को बताता चलूं, जो ट्रीटी ऑफ यान डाबू था इसको साइन किया गया था जनरल कैम्पबेल जो कि ब्रिटिश साइड से थे और बर्मा के जो गवर्नर जिन्होंने साइन किया था उनका नाम था लेगियांग माहा मिनलापोटीन। 24 फरवरी 1826 को इन्होंने साइन किया और बर्मीज लोगों को 2.5 लाख पाउंड स्टर्लिंग ब्रिटिशर्स लोग को देना पड़ा और इसके साथ ही साथ उन लोगों ने जो ब्रिटिश सोल्जर्स को प्रिजनर बना रखा था उनको भी छोड़ना पड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के निम्नलिखित जनजातियों में किसका चाय की कृषि और उत्पादन के साथ सबसे पुराना ज्ञात संबंध था? Which one of the following tribes from India's northeast had the earliest known association with cultivation and production of tea? Option A Khasis, option B Garos, option C Singpos या ऑप्शन डी जयंतियास। अंग्रेज लोग चाइना से चाय बनाने का तरीका सीख कर आए तो उनको आसाम का जमीन बड़ा सूटेबल लगा चाय का बगान के लिए। लेकिन उन लोग ने ये भी देखा कि यहाँ के एक ट्राइब्स है जनजाति है सिंगपोस नाम की, उन लोग पहले से ही ये चाय का पत्ती उगाते थे आसाम में और जो वहाँ का ट्राइबल रूलर था निंग रूला वो भी चाय पीता था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिंगपोस। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51 को भारत के संविधान में अंतः स्थापित किया गया? By which of the following amendments was Article 51A relating to the fundamental duties inserted into the Constitution of India? Option A, the Constitution 42nd Amendment Act. Option B,
the Constitution 44th Amendment Act. Option C, the Constitution 85th Amendment Act. या option D, the Constitution 92nd Amendment Act. तो देखिए, जब भारत का संविधान लागू हो रहा था तब आर्टिकल 51 ए को उस समय इसका हिस्सा नहीं बनाया गया, लेकिन 42nd अमेंडमेंट में इसको कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया और इसके बाद 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में भी इसको एक बार अमेंड किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस ग्राम को हाल ही में भारत का प्रथम 24/7 सौर ऊर्जा संचालित ग्राम घोषित किया गया? Which one among the following villages was recently declared as India's first 24/7 solar powered village? Option A, Mauli Nanung Meghalaya. Option B, Modhera Gujarat. Option C, Jirogram अरुणाचल प्रदेश या ऑप्शन डी मलाना हिमाचल प्रदेश। तो देखिए, अगर गांव का बात किया जाए तो वो गांव का नाम है मोधेरा, जो कि गुजरात में आता है, जिसको 24/7 सोलर पावर्ड विलेज घोषित किया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और अगर ये लोग शहर के बारे में पूछते हैं कि पहला शहर कौन सा था जो 24/7 इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाइड हुआ सोलर पावर के द्वारा, तो वो शहर का नाम होगा सांची। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोधेरा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उत्तरी भौगोलिक स्थान है? Which one among the following is the northernmost geographical location? ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी काठमांडू, ऑप्शन सी थिम्पू या ऑप्शन डी ढाका। तो देखिए, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा न्यू दिल्ली। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं आपको और एक बात बताता चलूं कि इंडिया का जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो है जम्मू कश्मीर में, जिसको हम लोग इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। इसका ऑल्टीट्यूड है 5764 मीटर्स, जो कि एक माउंटेन पास पे लोकेटेड है। इसका नाम है इंदिरा रिच, जो कि सियाचिन में पड़ता है। सियाचिन मुस्ताक काराकोरम रेंज के अंदर में आता है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 15 है, अभ्रक का मुख्य रूप से उपयोग किसमें होता है? माइका इज मेनली यूज्ड इन ऑप्शन ए, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री, यानी कि खाद्य और पेय उद्योग में। ऑप्शन बी, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, यानी कि लोह और इस्पात उद्योग में। ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम उद्योग में। ऑप्शन डी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, यानी कि विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। तो इसका कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो माइका होता है इसमें पावर का लॉस बहुत ही कम होता है और ये हाई वोल्टेज को भी बर्दाश्त कर सकता है। तो इन्हीं 2 या 3 गुणों के कारण माइका का इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में होता है बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा अग्नेय शेल नहीं है? Which one of the following is not an igneous rock? ऑप्शन ए ग्रेनाइट, ऑप्शन बी स्लेट, ऑप्शन सी बसाल्ट, ऑप्शन डी गैब्रो। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इनमें से आखिर इग्नियस रॉक है कौन कौन सा। तो ऑप्शन ए जो है ग्रेनाइट, वो भी इग्नियस रॉक है। ऑप्शन सी बसाल्ट, वो भी एक इग्नियस रॉक है। ऑप्शन डी गैब्रो, ये भी एक इग्नियस रॉक। तो जो ऑप्शन बी है स्लेट, ये एक इग्नियस रॉक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी स्लेट। इसके साथ साथ मैं आपको और भी कुछ इग्नियस रॉक का एग्जांपल बता देता हूँ। बसाल्ट तो है ही है, दूसरा है बसाल्ट पोरफायरी, फिर है ड्यूनाइट, गैब्रो, ग्रेनाइट, ऑब्सीडियन, पैगमेटाइट। तो ये सब भी इग्नियस रॉक है। अगर आप याद रखना चाहे तो याद रख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी शीत धारा नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोल्ड करंट? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलियन, ऑप्शन ए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा, ऑप्शन बी ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, ऑप्शन सी बेंगुला करंट, बेंगुला धारा, ऑप्शन डी पेरू करंट, पेरू धारा। तो मैं आपको बताता चलूं कि जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट है ये भी एक कोल्ड करंट है, बेंगुला करंट ये भी एक कोल्ड करंट है, पेरू करंट ये भी एक कोल्ड करंट है। तो जो ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट है ये एक कोल्ड करंट नहीं है, तो हम लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट। और आप अपने स्क्रीन में देख रहे होंगे कि और भी बहुत सारे कोल्ड करंट हैं, तो अपने स्क्रीन में देख सकते हैं, आप चाहे तो इनको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2022 में रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है? Who among the following is not a recipient of Nobel Prize in Chemistry in 2022? Option number A, Caroline R. Bertozzi. Option number B, Benjamin List. Option number C, Morton Meldal. या ऑप्शन नंबर डी, के वेरी साफिस। तो देखिए 2022 में टोटल 3 साइंटिस्टों को नोबेल प्राइज मिला है। उनमें से उन 3 साइंटिस्ट का नाम है कैरोलिन आर बर्टोजी, मॉर्टेज मेल्डल और के वेरी साफिस। तो 2022 में जिनको नहीं मिला है वो है ऑप्शन नंबर बी, बेंजामिन लिस्ट। तो हम लोग का इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंजामिन लिस्ट। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको 2023 का भी जिनको केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला उनका नाम बता देता हूँ। मोंगी जी बवेंडी, लुइस ई ब्रस और एलेक्सी आई एकिमोव। तो 2023 में भी 3 लोगों को मिला है, ये भी नाम याद रखिएगा एग्जाम के लिए, ये 3 नाम भी इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 19 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, इंग्लैंड इज द ओनली कंट्री दैट won the ICC T20 World Cup twice. 2, Virat Kohli is the only player to be adjudged as a player of the series in the ICC T20 World Cup twice. Which of the statements given above is are correct? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंग्लैंड एकमात्र देश है जिसने आईसीसी T20 विश्व कप 2 बार जीता। विराट कोहली एकमात्र खिलाड़ी है जो आईसीसी T20 विश्व कप में 2 बार श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली, ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन नंबर डी नाइदर 1 नॉट 2। तो देखिए इंग्लैंड ने 2 बार वर्ल्ड कप नहीं जीता है। 2 बार वर्ल्ड कप जीता है वेस्ट इंडीज ने साल 2012 और 2016 में। लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है कि विराट कोहली को 2 बार मैन ऑफ द सीरीज दिया जा चुका है 2014 और 2016 में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 20 है, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड द डेन्स एस्टेब्लिश देयर सेटलमेंट इन इंडिया? निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में डेनिश लोगों ने अपनी बस्ती बसाई? ऑप्शन ए चिंसुरा, ऑप्शन बी कराईकल, ऑप्शन सी माहे या ऑप्शन डी ट्रैंक्यूबर। देखिए डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले 1620 ईस्वी में ट्रैंक्यूबार जो कि तमिलनाडु में वहां पर अपनी सबसे पहले फैक्ट्री बनाई। उसके बाद बंगाल में एक जगह है श्रीरामपुर बोलकर 1676 में दूसरी बस्ती वहां पर बसाई। लेकिन ये लोग वहां पर टिक नहीं पाए और अपनी बस्ती को अंग्रेजों के हाथ बेचकर वापस अपने देश चले गए। तो हमारे इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ट्रैंक्यूबार। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूँगा जीएसएससी सीजीएल 2023